Hello students, today we are going to start our second chapter of Business Studies class 11th which is Form of Business Organization। इस चैप्टर में लोग बात करेंगे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के, एक बिजनेस इंटरप्राइज बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अ बिजनेस इंटरप्राइज इज एन इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट टू फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए जो भी अरेंजमेंट किए जाते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए जाते हैं, उसको बिजनेस इंटरप्राइज या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो उनके फॉर्म है उनको हमने क्लासीफाई किया, उनको हमने डिवाइड किया उनके टाइप के बेसिस पे। सबसे पहले प्राइवेट इंटरप्राइज, वो सारी कंपनीज, वो सारे इंस्टीट्यूट्स, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो, वो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंटरप्राइज कहलाती हैं। दोबारा समझिए, प्राइवेट इंटरप्राइज वो सारी कंपनीज, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी ओनरशिप किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन के हाथ में हो। फॉर एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, ये सब क्या है, ये प्राइवेट इंटरप्राइज है। सेकंड, पब्लिक इंटरप्राइज। पब्लिक इंटरप्राइज जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है। मतलब वो सारी कंपनीज, वो सारी इंटरप्राइजेस, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनका कंट्रोल, जिनका ओनर कौन होता है, गवर्नमेंट होती है, वो पब्लिक इंटरप्राइज कहलाती है। थर्ड, जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइज। अब ऐसी बहुत सारी इंटरप्राइज होती हैं जिनकी ओनरशिप आधा गवर्नमेंट द्वारा और आधा प्राइवेट सेक्टर द्वारा मिलके संभाला जाता है। ठीक है, वो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज होती है। अब जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं उनको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होती है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म एंड एक होती है कॉर्पोरेट फॉर्म। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में आती है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब जहां पे सिंगल ओनर हो। पार्टनरशिप, जहां पे दो या दो से अधिक पार्टनर हो। थर्ड, जॉइंट हिंदू बिजनेस। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और कॉर्पोरेट फॉर्म में आता है कॉर्पोरेट सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्या, कॉर्पोरेट फॉर्म में ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, द आइडेंटिटी ऑफ एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम। जो भी कॉर्पोरेट फॉर्म होते हैं उसमें जो कंपनी की आइडेंटिटी होती है वो उसके ओनर से अलग होती है। मतलब भाई कॉर्पोरेट फॉर्म में उसका ओनर और उसकी कंपनी दो अलग अलग लोग हैं, और जबकि नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में जो ओनर है और जो कंपनी है वो क्या है, वो सेम ही पर्सन जैसे काम करते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी आप समझ लीजिए इसको कि नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब जहाँ पे कंपनी, मतलब जो उसका एंटरप्राइज है वो और जो ओनर है वो सेम पर्सन है, और कॉर्पोरेट फॉर्म में जो कंपनी है, जो एंटरप्राइज है, वो और उसका ओनर दोनों अलग अलग पर्सन के जैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जब कोई एक सिंगल पर्सन सारी ओनरशिप हेल्ड करके सारा बिजनेस अपने हिसाब से करे, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। फॉर एग्जांपल, भाई मैं हूँ, मैंने एक शॉप खोल ली, मैंने अपनी एक जनरल स्टोर खोली। ठीक है, मैं सारा कंट्रोल खुद करता हूँ। ठीक है, सारा इन्वेस्टमेंट मैंने अपने आप से किया है, जितने भी प्रॉफिट है, लॉस होता है, उसको मैं खुद बियर करता हूँ, और सारा डायरेक्टर मैं ही हूँ। ठीक है, वो होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसके फीचर्स की हम बात करेंगे। इसके फीचर्स हैं सिंगल ओनरशिप। ठीक है, सोल प्रॉपर्टी का ओनर सिंगल होगा, एक पर्सन होगा। कंट्रोल, सारा कंट्रोल कौन करेगा, सिर्फ ओनर ही करेगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसका मतलब होता है जो जो शॉप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो और जो पर्सन, वो दोनों एक ही पर्सन की तरह काम करेंगे। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब कि भाई अगर उसने कोई डेप्ट, लोन ले रखा है, कोई कर्ज ले रखा है, तो उसको पे करने के लिए भाई उसको अपनी दुकान से ही पे करना पड़ेगा। अगर वो दुकान से अपनी पे नहीं कर पाता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से वो पे नहीं कर पाता, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। मतलब उसका घर बिक सकता है। ठीक है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी वो लोन पे के लिए बिक सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। सोल प्रॉपर्टरशिप में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करनी होती है।
ठीक है, आपका मन, जब आप चाहो स्टार्ट कर सकते हो और जब चाहो आप उसको बंद कर सकते हो, आपको कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में भाई जितना ही प्रॉफिट होता है, जितना भी रिस्क होता है या फिर लॉस होता है, वो सारा ओनर के द्वारा ही बेयर किया जाता है, हैंडल किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स की, इसके फायदे। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या मेरिट्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू क्लोज। ठीक है, हमने बात की भाई ये बहुत आसान है इसको स्टार्ट करना या फिर इसको बंद करना, ये मनमर्जी है अपनी। क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, तो जो डिसीजंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, क्विक होते हैं। भाई उसका जो मन करेगा, उसको जो सही लगेगा वो उसको तुरंत डिसाइड कर लेगा। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, देयर इज अ सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है वो सेल्फ सेटिस्फाई होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, इसमें ओनर को अपनी असेट्स के साथ साथ अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ करने का और उसको पे करने का अधिकार होता है। नॉन लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई भी इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसके अंदर नहीं होती। उसका मन करेगा वो उस हिसाब से उसको रन करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या क्या लिमिटेशन होती हैं, क्या क्या सीमाएं होती हैं। सबसे पहली, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भाई एक पर्सन है, अकेला बंदा है, उसके पास क्या होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा क्या होगा, लिमिटेड होगा, कम होगा। ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब जो ओनर है वो परफेक्ट तो नहीं सकता कि सारे काम वो अकेला खुद ही कर ले। ठीक है, तो उसकी मैनेजरियल एबिलिटी होगी, जो उसकी क्षमता होगी वो भी लिमिटेड होगी। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी की हम बात करें तो ये फ़ायदा था कि हम अपने बिजनेस में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व कर रहे थे, लेकिन ये घाटा भी है कि अगर हम लोन पे नहीं कर पाए और रिस्क हुआ तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है। ठीक है, हमारा क्या हो सकता है, हम दिवालिया हो सकते हैं, हमारा घर बार बिक सकता है। उसके बाद अनसर्टन लाइफ। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लाइफ है वो अनसर्टन होती है इस बिजनेस की, कि जब तक ओनर रहेगा जब तक वो बिजनेस चलेगा, और जैसे ही ओनर की या तो डेथ हो गई या फिर बीमार पड़ गया या कोमा में चला गया, XYZ जो भी, तो क्या होगा, वो बिजनेस भी ठप हो जाएगा, वो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है इसमें एक्सपेंशन मतलब बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि भाई हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, फंड भी कम है, मैनेजरियल एबिलिटी भी कम है। ठीक है, अनसर्टेन लाइफ भी है। तो इन कारणों से जो हमारा बिजनेस होता है वो क्या हो सकता है, वो हमारा उसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ कहाँ सुइटेबल है। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ हम कर सकते हैं। वेयर द पर्सनल अटेंशन ऑफ कस्टमर इज रिक्वायर्ड। भाई जैसा पर्सनल टेलर हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए, इसमें क्या होता है, पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है, तो उसके लिए सोल ट्रेडशिप परफेक्ट है। वेयर गुड्स आर अनस्टैंडर्डाइज, जहाँ पे भाई गुड्स का स्टैंडर्ड लो हो, ठीक है, अनस्टैंडर्ड हो, वहाँ भी सोल प्रोप्राइटरशिप सुइटेबल है। उसके बाद भाई जहाँ पे कम कैपिटल की जरूरत पड़े, जहाँ पे कम मैनेजरियल स्किल्स की जरूरत पड़े, वहाँ भी ये सुइटेबल है। और जहाँ पे बिजनेस रिस्क कम हो, वहाँ भी सोल प्रोप्राइटरशिप को हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एक्टिविटी करने का, वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हम बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। भाई इंडिया में जो पुश्तैनी व्यवसाय होता है, जो भाई इनहेरिटेड में मिलता है, जो पुश्तैनी बिजनेस होता है, जिसमें पुश्ते मतलब भाई ग्रैंडफादर का बिजनेस था, वो फादर ने चलाया, फादर का उसके सन ने चलाया, सन क्या उसके ग्रैंड सन ने चलाया, तो जो खानदानी रूप से बिजनेस चला आ रहा है उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, इट इज ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली एंड मैनेज बाय द एल्डेस्ट मेंबर। भाई ये जॉइंट फैमिली है, इसमें जितने मेंबर्स होंगे वो सब इसके वर्कर होंगे, मैनेज उनके थ्रू ही किया जाएगा, और जो एल्डेस्ट मेंबर होगा, जो एज में सबसे बड़ा होगा, वो इसका ओनर होगा। ठीक है, जिसको हम कर्ता कहते हैं। इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ, ये हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है। ठीक है, और इसकी मेंबरशिप आपको बाय बर्थ मिलती है। जो इस फैमिली में पैदा हुआ, जिसने बर्थ लिया है, वही इस बिजनेस का हिस्सा होगा, मेंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी फीचर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन। फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस
देयर शुड बी एटलीस्ट 2 members इन द फैमिली एंड सब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फॉर्मेशन में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, और कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब कुछ खानदानी, कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो उनको विरासत में मिली हो। ठीक है, मेंबरशिप, अब इसकी मेंबरशिप क्या होती है? अब देखिए इसमें 2 सिस्टम फॉलो करते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली में 2 सिस्टम फॉलो करते हैं। एक होता है दया भाग्य सिस्टम, जिसमें भाई मेल एंड फीमेल बोथ कैन बी मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, दया भाग्य में यहाँ पे मेल एज वेल एज फीमेल बी अ मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस, इसमें मेल भी मेंबर्स हो सकते हैं और फीमेल भी इसके मेंबर्स बन सकती हैं। लेकिन मीताक्षरा सिस्टम में, ठीक है, मीताक्षर सिस्टम में क्या होता है? मीताक्षर सिस्टम में सिर्फ जो मेल मेंबर होंगे बिजनेस के, ठीक है, फैमिली के, वही बिजनेस का पार्ट बन पाएंगे। ठीक है, फीमेल उस बिजनेस का पार्ट नहीं बन पाएंगी। ठीक है, दया भाग्य सिस्टम जो है वो वेस्ट बंगाल में फॉलो किया जाता है, और जो मीताक्षरा सिस्टम है वो वेस्ट बंगाल छोड़ के पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फीचर है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। भाई जो कर्ता है, जो एल्डेस्ट मेंबर है और प्रॉपर्टी इस बिजनेस का, उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है? वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूटी, ये जो बिजनेस है वही वो पुश्तों तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगर कर्ता मर जाता है, कर्ता की डेथ होती है, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कंपनी का ओनर बन जाएगा। ठीक है, जो नई पीढ़ी आएगी, जो न्यू जनरेशन आएगी, वो इस बिजनेस को, इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, माइनर मेंबर, अब अ माइनर कैन ऑल्सो बिकम अ फुल फ्लैज मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक माइनर, एक छोटा बच्चा भी उस फैमिली का बराबर हिस्सेदार बन सकता है और बनता है। ठीक है, अब इसके मेरिट्स की, इसके एडवांटेज की हम बात करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पहला मेरिट है, पहला एडवांटेज है इफेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, जो करता है वो प्रोमोटली टेक द डिसीजन, हैज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। जब एक पर्सन कंट्रोल करेगा तो बेटर कंट्रोल होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है, पहला फायदा है। सेकंड, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। ये भाई जो बिजनेस है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, वो पुश्तों तक कंटिन्यूअली चलता रहेगा। ठीक है, कर्ता के बाद उसका नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर होगा वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, जो न्यू जनरेशन होगी वो उसको कैरी फॉरवर्ड होगी, तो कई जनरेशन तक ये बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड। अब सिर्फ कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, और बाकी जितने मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। मतलब अगर भाई बिजनेस डूब गया तो कर्ता के नाम की प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, लेकिन बाकी मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी बची रहेगी। ठीक है, सीक्रेसी, भाई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो सीक्रेट्स होते हैं वो सिक्योर रहेंगे। ठीक है, जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसकी जानकारी डिस्क्लोज नहीं होगी, किसी बाहर वालों को पता नहीं चलेगी। ठीक है, फिफ्थ, लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉइंट हिंदू फैमिली में सब फैमिली मेंबर्स होते हैं तो एक दूसरे के लिए सब वफादार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉयल्टी होती है और लोग आपस में मिलजुल के कॉपरेट करते हैं, भाई भाई भतीजा चाचा मामा सब मिलके बिजनेस करते हैं, और यहाँ पर लॉयल्टी और कॉपरेशन बेस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन में। अब क्या क्या कमियां होती हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में? सबसे पहले लिमिटेड कैपिटल। भाई जो कैपिटल होगी, जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वो लिमिटेड होगी। भाई जितनी इनको पुश्तैनी रूप से मिली है, जितनी भी इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सिर्फ वही इनकी लिमिटेड प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, सेकंड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। जो करता है उसकी क्या लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, तो वो खतरे में रहता है कि अगर बिजनेस डूब गया तो उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी कर्जा चुकाने में। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, अब क्या होता है भाई, जैसे करता है जो एल्डेस्ट पर्सन है, भाई मान लीजिए पिताजी हैं जो, वो एल्डेस्ट पर्सन है वो, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ओनर है। ठीक है, अब वो अपनी डोमिनेंसी दिखाएंगे, मतलब वो सारा अपना अधिकार दिखाएंगे, वो मनमानी कर सकते हैं। ठीक है, वो बोलेंगे ऐसा होना है तो वैसा ही होगा। तो जिससे क्या होता है, जो बाकी लोग हैं फैमिली में वो भाई डिस्करेज हो सकते हैं। ठीक है, वो बुरा मान सकते हैं, है ना, ऐसा होता है फैमिली में। ठीक है, तो भाई जब मनमानी करेगा एक पर्सन, बाकी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, तो नाराजगी आपस में हो सकती है और आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट, विवाद हो सकते हैं। ठीक है,
Hasty decisions. As a cutter of overburdened with the work, he may take hasty and unbalanced decision. सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर होता है? कर्ता के ऊपर होता है, तो वो परेशान हो सकता है, वो जल्दबाजी में या फिर कुछ गलतियां कर सकता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल ऑफ करता, अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि भाई एक पर्सन ही सारी मैनेजरियल स्किल्स कर रहा था, तो भाई हम जानते हैं नो बडी इज़ परफेक्ट, भाई सब कुछ वो नहीं कर सकता, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसकी जो स्किल्स हैं वो भी लिमिटेड होंगी, उसकी जो माइंड होगी, उसका क्वालिफिकेशन होगा वो भी लिमिटेड होगा, जिससे जो बिजनेस है वो भी लिमिटेड ही रहेगा। ठीक है, ये इसकी कमियां हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।